हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। जो हमने एनवायरनमेंट की एक्शन पॉलिसीज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हमने अभी तक टोटल 6 एक्ट्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट कवर की है। अगर नहीं देखे इसमें से कोई भी तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर साल यूपीएससी इस पे एक दो क्वेश्चन तो पूछते ही है। इवन मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एक्ट्स एंड पॉलिसीज वाला सेक्शन। तो इस एक्ट में और भी हमारे कुछ बाकी है, वो आने वाले सेशंस में हम ज़रूर कवर करेंगे। तो आज के डेट में हम कवर कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले हम पहले एक बार यूपीएससी का अप्रोच देखते हैं, रूल्स एंड एक्ट्स पे कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट दिया था कि 5 कैटेगरीज होते हैं केस में, मतलब कितने सेग्रीगेशन कैटेगरीज होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि अर्बन लोकल बॉडीज या टाउनशिप में ही एप्लीकेबल है ये रूल्स या नहीं है, वॉट एवर। फिर सेकंड उन्होंने थर्ड इसमें बताया था कि रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एलाबरेट क्राइटेरिया, जो लैंडफिल्स के लिए या वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के लिए क्या एग्जैक्ट क्राइटेरिया दिया है कोई। देन आफ्टर दैट उन्होंने पूछा है कि क्या जिस डिस्ट्रिक्ट में कचरा या वेस्ट जो जनरेट होगा, क्या वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं लेके जा सकते या लेके जा सकते, वॉट एवर। तो इस डेप्थ तक देखा गया है। तो आज के सेशन के बाद आपको पूरा डेफिनेटली याद रह जाएगा कि या पूरे क्लैरिटी आ जाएगी कि हर एक स्टेटमेंट कैसा है और इसको कैसे डील करें। बट आंसर जो इसमें है तो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, जो प्रोवाइड एग्जैक्ट एलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर लैंडफिल, कि कहाँ पे होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, SEZ है या नहीं है, एक्सेट्रा। तो ये सब हम आगे देखने ही वाले हैं। तो शुरू करते हैं 2016 का रूल। तो देखो, इस रूल के पहले क्या कोई रूल था? यस, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स थे, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, कि जिसके थ्रू ये म्यूनसिपल में जो वेस्ट जनरेट होता था तो वो हैंडल किया जाता था। बट इसमें कई सारी ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके ये नया रूल 2016 में लेके आ गए। अब इसी रूल के जो कंपोनेंट्स है वो हम इस सेशन में देखेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे कि वेस्ट की इंडिया में सिचुएशन क्या है, वेस्ट कंपोनेंट सेग्रीगेशन क्या होता है, सोर्स सेग्रीगेशन क्या होता है, देन डिस्पोजल कैसे होगा, कलेक्शन कैसे होगा, सैनिटरी वेस्ट क्या होता है, फिर पेनल्टीज क्या होगी अगर कोई भी कचरा कहाँ पे भी डाल देता है, तो इस रूल में क्या पेनल्टीज दिए हैं। आफ्टर दैट कलेक्शन के लिए यूज़र फीस क्या होती है, रूल्स कहाँ तक है, जो हमने स्टेटमेंट में भी देखा ये कि रूल्स आर एप्लीकेबल बियॉन्ड और नॉट, या कहाँ तक एप्लीकेबल है, किस किस एरियाज को एप्लीकेबल है। देन कलेक्ट बैक स्कीम, मतलब ये ऐसी स्कीम होगी कि जहाँ पे कंपनी इसको रिस्पॉन्सिबल करेगी कि वो जो कचरा हुआ है तो उसको कैसे कलेक्ट बैक करे, मतलब बेसिकली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होती है वो भी हम यहाँ देखेंगे। प्रमोटिंग यूज़ ऑफ कंपोस्ट, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट जब लैंडफिल में जाएगा तो कंपोस्ट हम उसको करेंगे, और वो कंपोस्ट सेल भी होना चाहिए, उसका प्रमोशन भी होना चाहिए एज अ फर्टिलाइजर। देन डिस्टेंस के क्राइटेरियाज क्या है, मतलब कितने डिस्टेंस तक रिवर से हो या पॉन्ड से हो, लेक से हो, कितने डिस्टेंस तक लैंडफिल होना चाहिए। ये सभी मीटर्स या किलोमीटर्स में हम डिस्टेंस देखने वाले हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो सब हम आगे देखेंगे। एंड सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी, जो इस रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं। तो ये एंड तक बने रहो, क्योंकि सभी पॉइंट्स तभी क्लियर हो गया आपको। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट जो मैंने कहा, इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट या फूड वेस्टेजेस क्रिएट होता है वो है लगभग, इंडिया यहाँ पे सेकंड में आता है। देन आफ्टर दैट इंडिया में स्टेट वाइज डेफिनेटली डेटा अलग है। जैसे महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, देन दिल्ली होगा, वेस्ट बंगाल, ऐसे कुछ स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेस्ट का अमाउंट जो है मेट्रिक टन्स में, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। देखो, कितना भी वेस्ट जनरेटेड हो बट वो प्रोसेस अगर होगा तो देर इज़ नो इशू। जैसे अगर आप देखो US वगैरह होगा या चाइना होगी, यहाँ पे वेस्ट काफ़ी जनरेट होता है बट वो प्रोसेस भी होता है। तो इसी चार्ट में आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें लिटरली 50% से भी कम वेस्ट प्रोसेस्ड हो रहा है। मतलब वो जो 50% रिमेनिंग है वो ऑब्वियसली अनकलेक्टेड रह जाता है, और उससे ही गंदगी फैलती है, कचरा होता है। लगभग इंडिया में अगर हम देखेंगे तो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन इन इंडियन सिटीज़ अगर देखोगे तो वो 200 से 600 ग्राम पर डे पर पर्सन हो रहा है। देन आफ्टर दैट 75 to 80% म्यूनसिपल वेस्ट जो कलेक्ट होता है, उसमें से सिर्फ 20 to 30% के आसपास जो है वो प्रोसेस एंड ट्रीट हो रहा है, मतलब बाकी वैसे ही रह जाता है। एंड इवन यहाँ पे देखोगे तो 20-25% तो कलेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। देन आफ्टर दैट यही जो वेस्ट है वो आने वाले टाइम में
और भी बढ़ते जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे 60 मिलियन टन से अभी के लिए, तो वो लगभग 165 मिलियन तक जाने वाला है, मिलियन टन तक जाएगा 2030 तक। तो इसलिए हमें इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेस्ट प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी कंपोनेंट्स को पहले देखते हैं कि वेस्ट कंपोनेंट्स में मतलब इसमें क्या क्या आता है। सॉलिड वेस्ट में हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो भी होगा, प्लास्टिक वेस्ट होगा, बायोमेडिकल वेस्ट होगा, या घर से जो वेस्ट निकल रहा है वो तो है ही, हाउस होल्ड वेस्ट जिसको हम कहते हैं, हजार्डस वेस्ट भी होगा एंड ई वेस्ट। तो इनका हम बोलते हैं वेस्ट कंपोनेंट्स में आते हैं। बट आज के डेट में अगर देखा जाए तो ई वेस्ट के भी सेपरेट रूल निकाल के रखे हैं, हजार्डस वेस्ट के भी अलग रूल है, बायोमेडिकल वेस्ट के भी अलग रूल है एंड प्लास्टिक वेस्ट के अलग रूल है। बट एट दी कलेक्शन अगर देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट के अंडर भी हम इसको ले सकते हैं। तो जैसे से सोर्स सेग्रीगेशन कितना है, तो स्टेटमेंट में हमने देखा यूपीएससी के क्वेश्चन में कि 5 कैटेगरीज में सेग्रीगेशन है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ 3 सेग्रीगेशन है। जैसे बाकी डेवलप कंट्रीज वगैरह है तो वहाँ पे 5-5 सेग्रीगेशन होते हैं एंड उनके लिए पॉसिबल भी है। बट इंडिया में अगर ये 3 भी कर ले तो भी बहुत है। और वो होता है कि ड्राई वेस्ट होगा जिसको हम रिसाइक्लेबल वेस्ट कहते हैं। सेकेंड आता है कि वेट वेस्ट, गीला कचरा होगा जिसमें आपका किचन से जो कचरा निकल रहा है, सब्जियाँ वब्जियाँ जो होती है, तो उसका लेफ्ट ओवर फूड का भी जो बचा कुचा पार्ट होगा वो आएगा आपका किचन वेस्ट जिसको हम कहते हैं, या वेट वेस्ट। एंड तीसरा आता है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, मतलब हमारे घर से भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो हजार्डस हो सकते हैं, और इन केस जो वेस्ट कलेक्ट करने आ रहे हैं उनको अगर कांटेक्ट हो जाए तो उनको भी वो डिसीज़ वगैरह हो सकता है। जैसे कोई सिरिंज होगा, ब्लेड्स हो गए, तो इनके अगर इनकेस वेस्ट कलेक्टर के अगर हाथ को लग जाता है तो उनको वो अलग अलग डिसीज़ हो सकते हैं अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो जैसे कि डायपर्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, मॉस्किटो रिपेलेंट है, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, तो इनको एक अलग डब्बे में, या शार्प जो मटेरियल है घर में ग्लासेस वगैरह जो टूट जाती है वो उनको अलग डब्बे में रखना मैंडेटरी है। मतलब एट सोर्स हमें ये सेग्रीगेट करना होगा। एक साथ देते तो ऑब्वियसली ये सेग्रीगेशन में इनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है। एनीवेज, बट आज के डेट में इंडिया में कितने सेग्रीगेशन है वेस्ट सेग्रीगेशन, तो 3 कैटेगरीज में आते हैं, ड्राई, वेट एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, नॉट 5। नेक्स्ट है कि जो डायरेक्टली मेड रिस्पॉन्सिबल किया गया इस रूल्स के अंडर, और वो था कि जो बाजार समितिज होते हैं, मार्केट यार्ड्स होते हैं, या इवन होटल्स में भी जो वेस्ट निकलता है वो भी वही जगह पे सेग्रीगेट होना चाहिए। और इसके कलेक्शन के लिए उनको ही खुद को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल किया है। हाँ, वो पार्टनरशिप कर सकते हैं विद द लोकल बॉडीज़, या कोई प्राइवेट बॉडी होगी वहाँ पे जो इस वेस्ट को हैंडल कर रही है। बट बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेग्रीगेशन इन मार्केट यार्ड्स, तो वो वहाँ पे उस मार्केट यार्ड पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एंड इवन होटल की होटल पे रहेगी या रेस्टोरेंट्स की। तो ये इंश्योर तो करेंगे ही करेंगे, बट इनको एक एडिशनली और एक काम दिया गया है, दैट इज इंश्योर यूटिलाइजेशन फॉर कंपोस्टिंग एंड बायोमिथिनेशन। मतलब ये जो भी कलेक्ट होगा, बाजार समिति हो या मार्केट यार्ड्स हो या होटल से जो कलेक्ट हो रहा है, तो ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वो कंपोस्टिंग में चला जाए, बायोमिथिनेशन में चला जाए। इसके अलावा देखो, एक बड़े सोसाइटीज़ होते हैं जिनको गेटेड कम्युनिटीज़ ऐसा रूल्स में बताया गया है, जिनके एरिया लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर है मिनिमम। एंड गेटेड मतलब कि हाँ, मतलब एक क्लोज्ड एक सोसाइटी है, कम्युनिटी है, तो वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा वो भी सेग्रीगेट होना चाहिए सोर्स पे ही। जैसे प्लास्टिक अलग से, टीन अलग से, ग्लास, पेपर एंड अदर प्रोडक्ट्स। एंड दिस शुड बी रिसाइकल बाय अ पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड लोकल बॉडी। अगर नहीं कर पा रहे वहाँ पे, कोई वो सोसाइटी अगर खुद नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ है या म्यूनसिपाल्टीज़ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको वहीं पे हम क्या करें, सेग्रीगेट भी करें और उसको प्रोसेस भी करें। इवन सेम फॉर द मार्केट यार्ड जो हमने देखा वो तो रहेगा ही कि वेस्ट का सेग्रीगेशन करें। तो ये था सेग्रीगेशन के 3 कैटेगरीज, और सोर्स पे ही सेग्रीगेट करना यहाँ पे दिया है। इसके अलावा और एक सेग्रीगेशन में इन्होंने बताया कि सैनिटरी जो वेस्ट होता है, जो हमने डोमेस्टिक हजार्डस में देखा, तो वो डायरेक्टली डंप नहीं करना है। जैसे डायपर्स होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, या इन्फेक्टेड, ब्लड इन्फेक्टेड अगर कोई कॉटन्स हो गए, या इवन जो हम सैनिटरी, जिसको सैनिटरी वेस्ट कहते हैं, तो वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो इंडस्ट्री को मैंडेटरी है कि उन्होंने इनको पाउचेस भी प्रोवाइड करने चाहिए।
तो जैसे ये सैनिटरी नैपकिन्स हैं, तो इनको अगर यूज़ करने के बाद इसी पाउच में रखा जाए और पाउच में रख के ही फिर इसको उस डब्बे में डाल दिया जाए, और यही फिर जो कलेक्टर, वेस्ट कलेक्टर आने वाले हैं, जो कचरा लेने आते हैं, तो उनसे वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, मतलब वो इससे इन्फेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये इसका पर्पज़ है। तो कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, जो मैन्युफैक्चर है, द कंपनी ब्रांड ओनर्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेयरनेस और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सच वेस्ट बाय द जनरेटर एंड शैल प्रोवाइड अ पाउच, है ना। तो ये पाउच वगैरह भी उन्होंने प्रोवाइड करने चाहिए, एंड नैपकिन्स हो गए, डाइपर्स अलॉन्ग विद द पैकेट। तो ये रहेगा, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि वो उसको प्रोवाइड करे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट है कलेक्ट बैक स्कीम। अब देखो आज की डेट में पैकेजिंग फूड काफ़ी बढ़ते जा रहा है, जैसे बॉटल्स हो गए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के हो या अदर कोई भी बॉटल्स होगी, या फिर जो आपके फूड पैकेजिंग वगैरह होता है, या जो भी चीज़ हम यूजुअली पैक्ड चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो वो फूड तो चलो वेट में निकल गया, वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो हम उसको रिसाइकल भी कर लेंगे या फिर कंपोस्टिंग में लेके जाएंगे। बट जो वेस्ट यहाँ पे सॉलिड वेस्ट है या फिर ड्राई वेस्ट है, तो उसको तो प्रॉपरली हमें रिसाइकिल करना होगा, और इसका अगर प्रॉपर कलेक्शन होता है इस पैकेजिंग वेस्ट का, तो ही वो पॉसिबल है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि इतने सारे अगर वाटर बॉटल्स क्रिएट हो रही, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उन पे ही एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आपके जो ये पैकेज वेस्ट है उसको आप रिकलेक्ट करो। ठीक है, अब पॉसिबल तो नहीं कि कोई XYZ कंपनी, फंटा वाली कंपनी की, जो आपने ग्लासेस जाके ढूंढ ले। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने जितना प्लास्टिक जनरेट किया, या फिर उन्होंने जितना वो कार्टन्स 1 किलो वाइज या टन वाइज जितने जनरेट किए, तो वो कोशिश करे कि उतना जाके रिकलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उस सिमिलर वेट का। तो बेसिकली अ ब्रांड ओनर हु सेल और मार्केट देयर प्रोडक्ट्स इन पैकेजिंग मटेरियल विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मैंने बताया कि आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल है, शुड पुट इन प्लेस अ सिस्टम टू कलेक्ट बैक अ पैकेजिंग वेस्ट, है ना। तो उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे ऊपर से दे सकता है कि म्यूनसिपालिटी पे है, नो, तो यहाँ पे किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कलेक्ट बैक की, तो दैट इज टू द मैन्युफैक्चरर और जो ब्रांड ओनर्स है उनकी। तो जिससे वो वेट होगा वो कंपोस्टिंग में चला जाएगा, और जो बच गया, जो वेस्ट मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ड्राई वेस्ट है, वो हमारे सर्कुलर इकोनॉमी में आ जाए। और जो भी वेट वेस्ट होगा वो अगर प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम इसका फ़ायदा, तो आप जान रहे हो कि अभी आज के डेट में इंडिया में काफ़ी सारी स्कीम्स हम चला रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर हम रन कर, या एक स्कीम रन कर रहे हैं, जो वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या उसको फ्यूल हो या पावर, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम जनरेट करें। इवन एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है हमारी सतत नाम से, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी बायोगैस जनरेट होगा, जो भी फ्यूल जनरेट होगा इस सॉलिड वेस्ट से, तो वो गैस और फ्यूल वी कैन यूज इन द यस व्हीकुलर पार्ट। ओके, मतलब व्हीकल्स में भी हम उसको, ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, क्योंकि एक सर्कुलर इकोनॉमी में हमें जो वेस्ट को पहले हम साइडलाइन कर रहे थे, एटलीस्ट वो अब सर्कुलर करने के, या इस गैस के प्लांट्स में अगर वो हम लेके जा रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें एम्प्लॉयमेंट लगेगा, और इससे हम कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं, एनहांसिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो। एनीवेज, तो ये स्कीम्स हम बाद में देखेंगे। और एक स्टेटमेंट था, देखो हमारे अभी के क्वेश्चन में, द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज एंड टाउनशिप ओनली एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। तो ऐसा कुछ है क्या? तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये है, मतलब रूल्स आर एप्लीकेबल बियॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो सिर्फ म्यूनसिपाल्टीज ही नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो एग्लोमरेशंस, बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, सेंसस टाउन्स होते हैं, जहाँ पे 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, इवन मिलिट्री बेसिस हो गए, या कोई भी रिलीजियस साइट होगी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, तो उन एरियाज में भी कभी ना कभी वेस्ट क्रिएट होता है। तो वहाँ का वेस्ट होगा एवरीथिंग, मतलब वो सब, ये रूल सभी के लिए लगेगा। इवन प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम साइट्स है, रिलीजियस साइट है, हिस्टोरिकल इवन इंपॉर्टेंट साइट है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, या कोई केव देखने जा रहे हो आप, तो वहाँ पे भी जो जनरेट होगा वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के ही अंडर आएगा। इवन पोर्ट्स है, हार्बर है, डिफेंस सिस्टम है, एयर बेसिस हो गए, एवरीथिंग। तो इस प्रकार से हम समझ पे आ रहे हैं कि रूल्स आर एप्लीकेबल बियॉन्ड, यस, म्यूनसिपालिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, या फिर पिलग्रिम साइट्स हो गए, डिफेंस सेक्टर हो गए, सभी जगह पे हो। देन आफ्टर दैट यूजर फी फॉर कलेक्शन। अब ये भी एक
फैक्ट हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि यूज़र फी लगती है, मतलब जो वेस्ट कलेक्टर्स हमारे पास आते हैं, हमारे घर पे जो कचरा लेने आते हैं, तो यस उनको डिसाइड करेगा म्यूनसिपालिटी की कितना देना है। जैसे कि देखो मुंबई के रीजन्स में अगर हम देखते हैं, द पावर टू डिसाइड ऑन यूज़र फी फॉर गार्बेज डिस्पोजल, तो ये किसके पास है? लोकल बॉडी के पास है। अंडरस्टूड? तो ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तो ऐसा नहीं कर सकते हम, बट हाँ लोकल बॉडीज वहाँ की म्यूनसिपालिटीज डिसाइड करेगी कि इंडिया में बेसिकली उस रीजन में उस पर्टिकुलर घर से कितना लेना है, या फिर अगर कोई रेस्टोरेंट होगा तो उनसे कितना लेना है। जैसे आप देख सकते हो स्मॉल शॉप से अलग से यहाँ पे चार्ज किया गया है, हाउस होल्ड पे अलग चार्ज किया गया है, स्मॉल रेस्टोरेंट्स पे अलग चार्ज किया, मूवी थिएटर्स हो गए तो लगभग 2500 रुपये वहाँ पे रखे हैं पर मंथ। देन 5 स्टार होटल हो गए तो 15,000 पर मंथ रखा है, एंड होलसेल शॉप्स वगैरह हो गए तो 200। तो देखो भले ये आंकड़े प्लस माइनस चेंज होते रहेंगे जैसे म्यूनसिपालिटी लोकल बॉडीज चेंज होगी, बट द इम्पॉर्टेंट क्या है, तो क्या यूज़र फी लगती है, या जो वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं या जो वेस्ट कलेक्ट करने आने वाले हैं, तो वो उनको पर मंथ कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी। तो यस इट इज़ करेक्ट, और ये डिसाइड करेगा लोकल बॉडीज। तो देख ले फिर से एक बार। सो म्यूनसिपल अथॉरिटीज कैन लीवी user fees for waste collection, disposal and processing from the waste generators, home office and hotels etc. A generator will have to pay, yes we have to pay the fee to a waste collector as decided by a local body, मतलब जो भी रिस्पेक्टिव लोकल बॉडी होगी उनके थ्रू। सबके लिए सेम नहीं होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग, जैसे स्लम्स में अगर कुछ हाउस होल्ड है तो उनके लिए अलग है, नॉन स्लम्स में हो गए तो उनके लिए कुछ अलग रेट यहाँ पे है, स्मॉल रेस्टोरेंट बड़े रेस्टोरेंट्स इनमें भी कुछ अलग प्राइसिंग दिख रहा है। तो ये था यूज़र फी एंड कलेक्शन के लिए। अब आते हैं पेनल्टी पे। तो अगर कोई भी कचरा कहीं पे भी फेंक देता है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अलाउड, और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ये इतना प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, बट अगर रूल्स में देखा जाए तो फाइन है, तो बिल्कुल है, और वो टाइम टू टाइम म्यूनसिपाल्टी ही डिसाइड करेगी कि वहाँ की लोकल बॉडी डिसाइड करेगी कि कितना फाइन होगा, क्या होगा एक्सेट्रा। बट ऑन द स्पॉट फाइन एप्लीकेबल है क्या? यस। तो इसको कहते हैं, इस प्रोविजन को कहते हैं स्पॉट फाइन। मतलब अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसको स्पॉट फाइन लगेगा, पेनल्टी उसको लगेगी। जैसे एनजीटी विल नाउ फाइन यू ₹10,000 फॉर थ्रोइंग वेस्ट इन द पब्लिक प्लेसेस। तो लगभग अब एनजीटी ने कहा था कि हाँ आप 10,000 का ऐसा कुछ फाइन लगा दो, और ये न्यूज़ में भी था, मतलब 2016 का जब रूल आया था तब की बात है। तो हुज फाउंड लिटरिंग एंड थ्रोइंग द वेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस विल चार्ज अ फाइन ₹10,000, राइट। तो इतने हेवी फाइन्स यहाँ पे हैं, बट वही है कि इसका रेगुलेशन जब होगा तभी लोगों में इसमें अगर देखते तो हम अवेयरनेस आ जाएगा, क्योंकि आज भी हम ऐसे पिक्चर काफ़ी देखते हैं। बट एक्ट में अगर रूल में देखा जाए तो देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस, है ना, बिल्कुल उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस रखा है, बिल्कुल ओपन में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आफ्टर दैट पहले ऐसा था कि देखो बहुत ज़्यादा वेस्ट कभी कहीं पे भी कैसे भी जलाया जाता था, इवन शॉप कीपर्स वगैरह होते हैं या बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, तो वो मॉर्निंग में झाड़ू लगाते हैं और फिर सुबह सुबह देखो उसको जला देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इतने सारे ये पैकेजिंग मटेरियल, इसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स यूज़ हुआ है, ये सब इमिट हो गया और इससे हमारी हेल्थ ख़राब होगी। तो कोई बंदा सुबह अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है तो फ्रेश हवा लेने के लिए जाता है, बट सुबह हम देखते थे कि हाँ मतलब पूरी गंदी हवा हमारे अंदर आ रही है। तो बिल्कुल इसके लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस उन्होंने रखा है कि अगर कोई भी कचरा आप स्ट्रीट पे फेंकते हो, वो तो हमने देखा ओपन पब्लिक स्पेसेस में, इवन आप उसको जलाते भी हो या वाटर बॉडीज में भी कहीं पे कुछ कचरा डालते हो तो उसके लिए भी ये फाइन है। एंड सिमिलरली जैसे एनजीटी ने कहा कि वो 10,000 तक फाइन हो सकता है, बाकी फिर म्यूनसिपालिटीज डिस्कस कर ले। आफ्टर दैट अब बहुत बार हम देखते हैं कि जब वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो पाता है, जैसे हमने देखा पैकेजिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है, इन पे टारगेट लगाया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लास्टिक कलेक्ट करने के लिए ऐसे लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं कि आप इतना इतना, मतलब जैसे आप दिन में प्लास्टिक लेके आओगे तो उसके अकॉर्डिंगली उनको पैसे दिए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ रैक पिकर्स इनको कहते हैं या कबाड़ी वालास कहते हैं। तो इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए। इनका जो आज के डेट में इनफॉर्मल सेक्टर हम इनको देख रहे हैं, तो एक फॉर्मल सेक्टर में, औपचारिक क्षेत्र में इनको करना चाहिए, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमेंट। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कि इनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आए, इनके प्रॉपर देखे कि कितने इस प्रकार के कबाड़ी वालाज है या रैक पिकर्स हैं और उनको कितना पेमेंट दिया जा रहा है, तो एक प्रॉपर ऑन ट्रैक रहेगा। तो बेसिकली इसको सेक्टर अगर देखा जाए इनफॉर्मल टू फॉर्मल करना है,
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। देन इससे फ़ायदा वही होगा कि प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें कितना है क्या है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट और एक चीज़ है कि यहाँ पे बायो रिमेडिएशन और कैपिंग ऑफ ओल्ड अबेंडन डंप साइट। अब देखो, आप बहुत सारे डंप साइट ऐसे ओपन ही होती है, इससे इशू क्या होता है, एक तो गंदगी फैलती है, स्मेल काफ़ी फैलता है, दूसरा है कि यहाँ से मिथेन और बाकी गैसेस निकलते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। और अगर ऐसे ही मिथेन निकलते रहा तो ऑब्वियसली जो सनलाइट आ रही है वो ज़्यादा ट्रैप हो गया और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या अर्बन हीट आइलैंड में कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो 5 साल के अंदर वहाँ की लोकल बॉडी जो है या स्टेट भी है, उनको मेक श्योर करना है या उनको एश्योर करना है कि ये डंप साइट को वो क्लोज कर ले। तो भले ही वो किसी प्रकार से भी क्लोज कर ले, चाहे डिफरेंट क्लोजिंग मटेरियल या फिर आप क्ले से क्लोज कर लो या मिट्टी से क्लोज कर लो या फिर आप अफॉरेस्टेशन कर लो। आजकल ये भी चल रहा है कि काफ़ी सारे डंप साइट जो क्लोज कर दिए वहाँ पे अफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि अंदर के अंदर उनको कंपोस्ट भी मिल जाता है। तो बेसिकली कोई भी तरीके से हो, बट इसको विद इन 5 ईयर्स, ये एक्ट मतलब बेसिकली रूल्स में बताया गया है कि विद इन 5 ईयर्स ऐसे डंप साइट को आप क्लोज कर लो तो दैट ये गंदगी ना फैले। नेक्स्ट है उसके बाद वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है, एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट एंड मिनिमम 5 प्लॉट्स शेड्स फॉर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज रिजर्व करके रखें। कौन? SEZ में जो है इंडस्ट्रियल इस्टेट है। अगर कोई एरिया हम 100 एकड़ का एरिया अगर SEZ के लिए दे देता है तो उनको उसके अंदर जो भी कचरा जमा होगा, जो भी सॉलिड वेस्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, तो उसका जो प्रोसेसिंग है या उसको जो डिस्पोज ऑफ करना है वो आपके एरिया के ही कुछ एक एरिया आप रिजर्व रखो, मिनिमम 5% या मिनिमम 5 प्लॉट्स या 5 शेड्स हो गए, जो भी होगा। बट एक 5% हम बेस पकड़ लेते हैं कि 100 एकड़ में से 5% मतलब 5 एकड़ उनको रिजर्व रखना पड़ेगा इस प्रोसेसिंग के लिए, सो दैट यहाँ से SEZ का कचरा SEZ में ही प्रोसेस हो जाए, वहीं पे ट्रीट हो जाए और इसके बाहर निकल जाए तो फिर अगेन वो म्यूनसिपैलिटी पे बर्डन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि SEZ इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क, इनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि 5% उनका जो एरिया है उसका वो डेडिकेट करे फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स। देन आफ्टर दैट जो हमने फिर से क्वेश्चन पे आता है कि एग्जैक्ट एलाबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स एंड लैंडफिल वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ये दिया है क्या? यस, मतलब एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है लैंडफिल के लिए। तो अब देखते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज जो शहरी स्थानीय निकाय होता है, तो उनको यहाँ पे बताया गया कि आपका अगर 1 बिलियन या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर आपको यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो ट्रीटमेंट प्लांट है या प्रोसेसिंग प्लांट है वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे विद इन 2 ईयर्स। तो क्या ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं हुआ, चाहे लैंडफिल के लिए हो या फिर वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए? यस, द रूल्स प्रोवाइड एग्जैक्ट एंड एलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो यस, एग्जैक्ट उन्होंने बताया कि इतना पॉपुलेशन है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा एंड विद इन 2 ईयर्स। तो ऑब्वियसली ये रहेगा। इवन वेस्ट कलेक्टर एंड एजेंसी आर एज डायरेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटी, तो उस तरीके से वो काम करेगी। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड यूज ऑफ द कंपोस्ट। ऑब्वियसली बात है कि इतना सारा कंपोस्ट अगर जमा होगा कि चलो सभी अगर वेस्ट का प्रोसेसिंग करने लग गए, तो ऑब्वियसली ये जो कंपोस्ट क्रिएट होने वाला है लैंडफिल्स के थ्रू, तो ये कंपोस्ट भी तो बेचा जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हम इसको सर्कुलर इकोनॉमी कह ही नहीं सकते, क्योंकि वेस्ट तो आगे हमने कलेक्ट कर दिया, वेट वेस्ट को प्रॉपर कलेक्ट किया, उसको कंपोस्ट भी करके दिखा है, बट वो कंपोस्ट अगर सेल नहीं होगा तो उसको सर्कुलर इकोनॉमी नहीं कह सकता, तो इसका सेल भी होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड प्रोवाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑन अ सिटी कंपोस्ट, इंश्योर प्रमोशन ऑफ को मार्केटिंग ऑफ कंपोस्ट विद अ केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब जिस तरीके से अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, डैप है, इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उस प्रकार से इसको भी प्रमोट करे, चाहे वो ब्लेंड करके करे, एक साथ मिक्स करके करे, या फिर अलग से ऐसे कंपोस्ट के बैग्स वो सेल करे, बट उनको साथ ही साथ इसको भी प्रमोट करना होगा, शॉप्स में रखना होगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मिनिस्ट्री पे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर शुड प्रोवाइड अ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस।
देन आफ्टर दैट जो अगर इनकेस बच जाता है कुछ तो वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में चले जाए। अब जब एनर्जी की बात आती है तो ऑब्वियसली वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जैसे मैंने कहा ना कि वेस्ट टू एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं, वेस्ट टू कंपोस्ट कहते हैं तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे कौन है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। बट जब वेस्ट टू एनर्जी की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी, वो भी कोशिश करेगी ऐसे वेस्ट के थ्रू हम एनर्जी कैसे जनरेट करें। और हमारा एक प्रोग्राम भी आता है, आज हो सके तो इसको डिटेल में देख लेना, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम क्या है। Then after that, refused derived fuel. So this rule mandate all industry units using fuel and located within 100 km from a solid waste based refused derived fuel. तो मतलब बेसिकली एक प्लांट के आसपास अगर 100 किलोमीटर के अंदर अगर वो रहता है तो द प्लांट टू मेक अरेंजमेंट्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल्स रिप्लेस एटलीस्ट 5% ऑफ देयर फ्यूल रिक्वायरमेंट बाय RDSO प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई एक इंडस्ट्री है जो यहाँ पे समझ लो एक डाबर की इंडस्ट्री है और वो कुछ च्यवनप्राश बना रहे हैं या कुछ अदर प्रोड्यूसेस उनके फूड प्रोसेस बना रहे हैं और उनको जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है समझ लेते हैं कि 100 किलोवाट पर डे लग रही है, या मंथ वाइज देखा जाए तो समझ लेते हैं कि 3 मेगावाट अगर उनको पूरे महीने में लग रही है। तो वो कोशिश करे कि इसमें से एटलीस्ट 5% जो एनर्जी इनको आ रही है तो वो ऐसे प्लांट से आ जाए, रिफ्यूज डिराइव फ्यूल के प्लांट से आ जाए, क्योंकि वो बाकी जो एनर्जी 95% एनर्जी वो मेन डिस्कॉम के थ्रू या फिर 95% एनर्जी जो है वो कोल या थर्मल पावर प्लांट से आ रही है तो ठीक है, बट एटलीस्ट 5% तो भी इंश्योर करे कि वो ऐसे प्लांट से आ जाए। एंड ऐसे प्लांट के 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए वो मैंडेटरी कर दिया, ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो दैट इनकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं चली जाए, है ना। सो इसलिए इस ऐसे प्लांट्स को प्रमोशन मिलता रहे। तो ये था प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ कंपोस्ट एंड पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। देन आफ्टर दैट डिस्टेंस क्राइटेरिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिवर, पॉन्ड, देन आफ्टर दैट हाईवेज है, हैबिटेशन है, वाटर सप्लाईज है या एयरपोर्ट बेसिस है, तो उनसे कितना दूर होना चाहिए वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स या लैंडफिल प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे लैंडफिल्स होते हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, उससे एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए जो मेन रिवर है या कोई भी रिवर्स है तो उससे 100 मीटर तक ना हो, उससे 100 मीटर अवे होने चाहिए रिवर से दिस लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स। देन पॉन्ड से कितना है 200, 100 फ्रॉम रिवर, पॉन्ड से कितना होना चाहिए 200 मीटर दूर होने चाहिए। देन हाईवेज हो गए, हैबिटेशन होगा या कोई पार्क हो गए, इवन जो वेल्स होती है, कुआ जो होता है, उससे 500 मीटर दूर होने चाहिए, ठीक है। तो 100 फ्रॉम रिवर, 200 फ्रॉम पॉन्ड्स एंड 500 फ्रॉम दिस ऑल, एंड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड एयर बेसिस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मिथेन निकलेगा तो यहाँ पे सेंसिटिव बन सकता है ये एरिया फायर को लेके, तो इसलिए उससे 20 किलोमीटर तक दूर रहे एयरपोर्ट एंड एयर बेसिस से। तो ये क्राइटेरिया डिस्टेंस के बारे में रखे गए। इवन अब और एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि हिली रीजन्स में लैंडफिल करना चाहिए या कर सकते हैं क्या, तो नो। तो जो हिली रीजन्स है वहाँ पे भी एक सेंसिटिव इकोसिस्टम होती है, हिली रीजन्स है तो मे बी डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है और वहाँ की इकोसिस्टम खराब हो सकती है। तो उसी हिली रीजन के 25 किलोमीटर प्लेन्स एरियाज में, 25 किलोमीटर दूर बट प्लेन्स एरिया में, उन्होंने बताया प्लेन्स मैदान वाले क्षेत्र में होना चाहिए वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो देखो, लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स इन हिल एरियाज विल बी आइडेंटिफाई इन द प्लेन्स एरिया विद इन द 25 किलोमीटर, मतलब वही हिल से 25 किलोमीटर के आसपास जो भी प्लेन्स एरिया वहां पे वो कर ले। तो ऐसा ये हिली रीजन के लिए दिया है। बाकी फिर अदर पैरामीटर्स जिसमें कुछ चेंजेस किए थे प्रीवियस रूल को लेके, कि जैसे इमिशन स्टैंडर्ड आर कंप्लीटेड, अमेंडेड एंड इंक्लूडेड पैरामीटर्स लाइक डायोक्सिन होगा, फ्यूरांस हो गए, रेड्यूस लिमिट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि यहाँ से भी पार्टिकुलेट मैटर कुछ निकलते हैं तो उसको 50 माइक्रोन तक कर दिया है। तो बस PM50 थोड़ा सा याद रखो, 50 तक लेके आया है उसको। एंड फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वगैरह इसमें मेंशन किया है। एट द एंड इन सभी को रेगुलेट करने के लिए या इन सभी को मॉनिटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कमिटी यहाँ पे बिठाई गई, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन होते हैं।
और ये कमिटी या यहाँ के जो चेयरपर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, वो इस पे देखेंगे कि वो इसको मॉनिटर करेंगे ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है रूल्स का, एंड 1 साल में एक बार मीटिंग होगी कि इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से चल रहा है इस रूल्स का। तो इसमें एपेक्स, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन करने वाली एपेक्स बॉडी कौन सी होगी, तो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एंड यस सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरनमेंट इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। ठीक है, तो ये थे सभी पूरे पॉइंट्स जो आज हमने देखे। आई होप सबको ये पूरा क्लियर अंडरस्टैंड हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको हो सके तो रिवाइज करो। इसके नोट जो मिलने वाले आपको, तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, दैट इज सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एंड इवन आगे भी कुछ सेशंस होंगे, उसके लिए मुझे फॉलो अप कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे। बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए अभी न्यू ऑफर्स है, तो यू कैन एनरोल टू द न्यू बैचेस, एंड वो है फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट होने वाली है 30 तारीख से, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। लगभग 50% ऑफ एंड 6 मंथ का एक्सटेंशन है। देन रिपब्लिक डे के भी कुछ ऑफर्स है, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड सुमित के लाइव। एंड इसमें बाकी भी आप देख सकते हो, प्रीलिम्स का जीएस कोर्स, क्रैश कोर्स, सीसैट कोर्स, लगभग 6 कंपोनेंट्स आप देखोगे तो सभी के से भी आपके इसी सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड होंगे। मोर देन दिस, अभी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी हमने एक नया क्लासरूम प्रोग्राम लेके आया है, वो भी Feb 13 से स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। आफ्टर दैट ऑप्शनल भी ऑलमोस्ट सभी ऑप्शनल अब यहाँ पे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिल सकते हैं। तो यस, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, कोई भी आपके ऑप्शन से इकोनॉमी होगा, सोशियोलॉजी, पबैड, पीएसआर, तो इन सभी के अगर ऑप्शनल की भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उस पर भी ऑफर चल रही है, यू कैन यूज दिस कोड। ओके, तो से स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इसी डिटेल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।